प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं एफएचएल टाइम्स। मैं मनदीप पंडित। अभी हम हैं युवा नेता, युवा कांग्रेस नेता, भूतपूर्व वित्त मंत्री, गृह मंत्री के सुपुत्र गौरव संपत सिंह। तो उनसे आज अभी क्योंकि लोकसभा चुनाव भी सर पर है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं, तो उनसे बात भी कर लेते हैं और क्या संभावनाएं उनको लग रही हैं खुद के उम्मीदवारी के रूप में भी, और कांग्रेस के बाकी उम्मीदवार किस प्रकार से कार्य करेंगे और किस प्रकार से राजनीतिक स्थिति बनने जा रही है। तो उनसे सभी विस्तृत चर्चा हम उनसे करेंगे राजनीतिक मुद्दों पर। गौरव जी, स्वागत है आपका। आपको नमस्कार और एफएचएल टाइम के सभी श्रोताओं को मेरा राम राम। तो कहाँ चल रही हैं आजकल तैयारियां? अभी मतलब पूरे आप राजनीतिक रूप में आ चुके हो, पहले से ही हो वो तो, लेकिन अभी कहाँ से आ रहे हो आप? क्योंकि अभी तो हमने आपके पिताश्री का इंटरव्यू किया था, तो आप भी दिख गए, तो मैं कहा चलो आपसे भी बात कर ली जाए, क्योंकि आप युवा शक्ति हैं, तो युवाओं के मुद्दों को भी आप बेहतर रूप से जानते होंगे और सारी चीज़ें हैं। हल्के से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, प्रतिदिन की भांति सुबह निकल जाता हूँ इलाकों में और फिर दोपहर से वापसी आ जाती है। किसी के सुख में दुख में शामिल होना, ये अभी नहीं, ये तो कई सालों से ये जीवन का एक टाइम टेबल रूटीन बना हुआ है। और अब तो खैर इलेक्शन की घोषणा हो गई है, तो ये माहौल अभी गर्म होना शुरू हुआ है, पूरा गर्माया नहीं है, अभी गर्म होना शुरू हुआ है। जब मैदान में सारे घोड़े आ जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिर थोड़ा निष्कर्ष निकलेगा कि किस तरीके से चुनाव मोड़ लेगा। लेकिन जितना लगता है, जिस हिसाब से जो पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने जो नारा दिया 400 पार, प्रधानमंत्री जी ने बोला और इनके सारे जो नेता हैं वो कह रहे हैं, तो 400 पार इतना बड़ा जो इन्होंने जो फिगर दिया है, ये सिर्फ ये है कि लोगों के मानसिक मतलब जहन में एक वहम डालना कि हाँ भाई इनकी हवा है। आप हरियाणा को भी अगर देखेंगे, पिछली बार 75 पार था जी बिल्कुल, लेकिन सीटें तो नहीं आई, सीटें इतनी भी नहीं आई कि सरकार बन जाए। इन्होंने इंडिपेंडेंट्स और जेजेपी की मदद से सरकार बनाई। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का उस तरीके से कोई हवा वगैरह है। लेकिन हाँ, जब चुनाव शुरू होगा तो आप देखिएगा कि जो थोड़ी बहुत हवा है, जो एक ज़्यादा कहते हैं, वो रोज़ डाउन जाएगी। बिल्कुल। तो जैसा कि आप खुद देख रहे हैं कि ये जो गठबंधन टूटा, फिर आपस में गठबंधन जैसी ही बातें हो रही है, और ऐसा लगता नहीं है कि ये गठबंधन नेचुरल तरीके से टूटा है? ऐसा लगता है कि जैसे अंडरस्टैंडिंग से टूटा है, क्या कहेंगे? देखिए, मतलब हाईली प्लान्ड, ओके। प्लान किया हुआ है सारा। 6 महीने से पहले से प्लानिंग चल रही थी आरएसएस की और बीजेपी वालों की। कई बार इस पे मंथन भी हुआ और जेजेपी भी इसमें इन्वॉल्व है। तो आप मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है कि रात को कोई बात हुई, उस चीज़ पे सहमति नहीं बनी और सुबह फिर गठबंधन टूट गया, ऐसा कुछ नहीं है। सारा प्लान्ड है और जनता को भी पता है, सब पता है कि वोट काटने की नीति है ताकि जो विपक्ष के वोट हैं वो काटे। अगर एक भी कटेगा वो विपक्ष का वोट कटेगा और जाना फिर से वो भाजपा की झोली में ही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्यार बरकरार है लेकिन पर्दे में है? प्यार है, रिश्ता नाता सब कुछ है और जनता को सब पता है, पर्दे में कुछ नहीं है, सब बाहर ही है। बाहर ही है। हाँ, जनता जान चुकी है, जनता सब जान चुकी है, सबको पता है। जब आप जा रहे हैं, हल्के के अंदर जा रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या मुद्दे निकल कर आ रहे हैं? मुद्दे, हर चीज़ के मुद्दे निकल के आ रहे हैं, चाहे रोज़गार का हो, युवा का हो, भ्रष्टाचार का हो, गांव में जो विकास की कमी रही है वो हो, किसानों के मुआवजे का हो, बहुत सारे मुद्दे हैं। और ख़ासकर ये आपका जो पोर्टल है, पोर्टल भी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि हर परिवार का एक आदमी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। जी। उसका काम यही रह गया कि रोज़ किसी न किसी डॉक्यूमेंट के फ़ोटो स्टेट कराओ और आप अपने सरकारी दफ्तर में जाओ। जी। तो जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि पोर्टल और ये सारे मुद्दे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके विपरीत वो तो कह रहे हैं कि जी जो देश की अर्थव्यवस्था है, कांग्रेस 11वें नंबर पे छोड़ के गई थी, आज हमने इसको 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे पहुंचा दिया है, 5वें नंबर पे, और आने वाले टाइम में हम इसको दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हम इसको ले जाएंगे। देखिए, अर्थव्यवस्था तो बीजेपी पार्टी बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि जो ये अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा है, जो ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठा रही है, पक्के में रिश्वत ली है। पहले आईटी रेड्स हुई हैं, उसके बाद पार्टी को चंदा दिया गया है और ये बोलते हैं जीडीपी की बात करते हैं। ये जीडीपी एज अ होल पूरे कंट्री का, अगर जीडीपी पर पर्सन पे ले आएँ
तो कुछ है ही नहीं। पर कैपिटा इनकम की बात करें, हाँ। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो कम है। उस पे ले आए, सिर्फ अंबानी को अदानी को इनको हटा दें, फिर क्या रह गया? कुछ है ही नहीं। जी जी। तो जैसा कि आप ये भी कह रहे हैं कि भाई जैसा ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से संगठनात्मक जो नियुक्तियां होनी चाहिए थी, जैसे प्रदेशाध्यक्ष बदले अभी पीछे से, वो काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि हम अभी ब्लॉक अध्यक्ष बना देंगे, अभी जिला प्रेसिडेंट बना देंगे, सब बना देंगे संगठन। अगर संगठन होता तो जो मुद्दे आप बता रहे हैं कि युवा परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, तो क्या वो बात पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी नहीं उठा सकती थी, जनता के बीच में ज़्यादा प्रभावी तरीके से जा सकती थी अगर संगठन होता तो? देखिए, कमी रही है, 100% कमी रही है। अगर संगठन होता, किसी को कोई जिम्मेवारी मिलती, प्रकोष्ठ बनते, अलग अलग जिम्मेदारियां मिलती, तो लोग प्रचार ज़्यादा करते, जी। अच्छा प्रचार होता, सब अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते। हमारे ज़िले की कमेटी होती, हमारे बूथ लेवल पे कमेटीज़ होती, कई चीज़ें होती। उस चीज़ की कमी रही है। जो भी कारणवश हैं वो तो अब हाईकमांड के ऊपर है। प्रदेश में अब क्या रहा, क्यों नहीं बन पाई, वो तो अब वो जाने। लेकिन चलिए, हम तो अब हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, डेली उठाते हैं, कुछ कवर करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते। सोशल मीडिया के थ्रू कोशिश रहती ही है जो जो मुद्दे हैं उसको उठाया जाए। और वैसे देखा जाए तो आजकल जनता बहुत बहुत जागरूक है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबको पता है क्या कहाँ क्या चीज़ हो रही है, किस चीज़ की कमी है, कहाँ कौन गलती कर रहा है, तो सबको पता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, संगठन नहीं है वो हमारी कमी है, लेकिन फिर भी उस चीज़ से ऊपर हट के हम अपना प्रचार जारी रख रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जो प्रचार प्रसार या मार्केटिंग की बात करें या जनता के बीच में ज़्यादा कनेक्ट होने की बात करें, तो उसमें बीजेपी कांग्रेस से थोड़ा अग्रसर रहती है क्योंकि सत्ताधारी पार्टी भी है। लेकिन फिर भी जहाँ तक कांग्रेस को जिस हिसाब से जनता के मुद्दे उठाने चाहिए थे, जिस हिसाब, मान लीजिए हम सिलेंडर की ही बात करते हैं, सिलेंडर का प्राइस है, निकटतम जो स्टेट है हमारा राजस्थान, वहाँ पर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 500 का सिलेंडर देंगे अगर हमारी सरकार रिपीट होती है तो। बीजेपी ने कहा, काउंटर करते हो कि हम 450 का देंगे। तो अब तीनों जगह बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी है, राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है। तो क्या कांग्रेस को ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, जनता के बीच में नहीं आ जाना चाहिए था सिलेंडर, चाहे आप सड़कों पे फैला दो, चाहे कुछ भी कर दो, कि भाई आपको हरियाणा की जनता ने भी तो वोट दे रखे हैं, पिछले 10 साल से आप सरकार चला रहे हो, 9 साल से 9.5 साल हो गए हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं होना चाहिए कि सिलेंडर का रेट कम? देखिए, अब कांग्रेस पार्टी का संकल्प पत्र भी आया है, तो उसमें भी सिलेंडर के लिए 500 रुपये बोला गया है। और आप बोल रहे हैं प्रचार प्रसार, चलता तो पैसे से है। हमारा तो अकाउंट फ्रोज़न है, कांग्रेस पार्टी का अकाउंट इन्होंने फ्रीज़ कर दिया। लेकिन फिर भी राहुल जी ने भी यात्रा निकाली है, और बड़े हमारे स्टेट के जितने बड़े नेता हैं सब अपने अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और सब प्रचार और प्रसार जो कहते हैं वो चल रहा है, वो सब हो रहा है। लेकिन हाँ, बीजेपी का है सिस्टम है, पेड मीडिया हो गया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो तो पेड हो गया है। अब जो सोशल मीडिया है, जैसे यूट्यूब चैनल्स हो गए, आप जैसे फेसबुक पे कर रहे हैं, अब वो तो थोड़े हैं, लेकिन कोशिश होती है उनके माध्यम से भी पहुंच जाए। मेन स्ट्रीम तो कवर करता नहीं है बातों को। अब राहुल जी की इतनी बड़ी यात्रा निकली, एक सिंगल चैनल ने नहीं दिखाया। आज लद्दाख में 300 लोग भूखे हैं, 13 दिन से अनशन पे बैठे हैं, एक चैनल ने नहीं दिखाया, तो दिखाते ही नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो है, जो स्कैम है बहुत बड़ा, एक चैनल इस पे डिस्कशन नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की आप बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में तो जो भी जिस स्टेट में जो सत्ताधारी पार्टी है, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पे डीएम के सत्ताधारी है, वहाँ पर भी उनको चंदा मिला है। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ पे ममता बनर्जी है, विपक्षी पार्टी है, उनको भी भरपूर चंदा मिला है। उससे पहले जब कांग्रेस और जेडीएस की सरकार होती थी पहले कर्नाटका में, अब तो जेडीएस कर बीजेपी के साथ है, पहले कांग्रेस के साथ था, उनको भी चंदा मिला है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि चंदा लेने में तो सारे ही आगे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो? अब ये सत्ताधारी पार्टी है तो इनसे काम ज़्यादा पड़ेगा, तो इनको ज़्यादा चंदा दे दिया है। जो लोकल में जो है, मान लीजिए नंबर 2 पे चंदा जो मिला है वो टीएमसी को मिला है, कांग्रेस को भी इतना नहीं मिला है। देखिए, चंदा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दे रहा है, आप ले रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट कह रहे थे कि आप दिखाओ किस किस ने दिया है, कितना दिया है। ये लोग एसबीआई वाले जून का समय मांग रहे थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन में ही दे दिया? टाल क्यों रहे थे?
आप पारदर्शिता रखो ना, चंदे की कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्यों हो रहा है? आईटी रेड्स होती हैं, उसके बाद वही कंपनी चंदा दे देती है, फिर सब ठीक है। ऐसी कंपनीज़ हैं जिसके दफ्तर एक कमरे में सिमटे हुए हैं, जो बहुत बड़ा स्कैम कर रहे थे, वो हज़ारों करोड़ में चंदा दे देते हैं। जी जी। प्रॉब्लम उससे है, प्रॉब्लम चंदे से नहीं है। आप लोग बीजेपी अमित शाह ने भी कहा है कि पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने कि अभी पहले जो चंदा लिया जाता था इनडायरेक्ट रूप में कैश के रूप में लिया जाता था, पता ही नहीं लगता था। हमने तो इसको बल्कि ट्रांसपेरेंट किया गया, पता तो लग रहा है कि भाई चंदा किसको कितना मिल रहा है। पहले क्या होता था वो उनको ज़्यादा पता होगा, उसको प्रूव करें। आज बोलना अच्छा लगता है ना, कोई भी माइक के सामने कुछ भी बोल दे, इसका मतलब सच्चाई थोड़ी ना है। उनको क्या पता कौन क्या लेते थे, तो वो भी उन्हीं में ही थे। पार्टी तो वो भी चला रहे थे पहले भी, तो वो भी उन्हीं में थे। तो लेकिन बोलना, थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलना, उसको ज़्यादा मार्केट कर देना, मतलब बार बार वही बात है, बार बार झूठ बोलो तो वो एक दिन सच लगने लग जाता है। तो उनका तो वही काम है। तो जैसा कि आप नलवा हल्के पे भी फोकस कर रहे हैं, और अभी जैसे कि आपके पिताश्री भी जो हिसार लोकसभा के जो संभावित उम्मीदवार हैं उनमें भी उनका नाम है, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या हिसार लोकसभा में क्या स्थिति बनेगी? देखिए, हिसार लोकसभा में अच्छा इलेक्शन होएगा और कांग्रेस पार्टी, जो मेरे को लगता है, अच्छे वोटों से जीतेगी और मजबूती और मिली है। बड़े भाई ब्रिजेंद्र सिंह जी भी ने भी ज्वाइन किया है। तो जब भी कोई बड़ा नेता आता है, बड़ा नाम आता है, तो पार्टी को फ़ायदा भी होता है। तो वो भी आए हैं तो उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। विधानसभा तो हमारे नलवा में, चलो पहले भी हम यहाँ के नुमाइंदे रहे हैं और आगे भी यहीं से लड़ने का काम करेंगे। और हाँ, लोकसभा में अगर मौका मिलता है, पार्टी मौका देती है, तो अच्छा चुनाव बनेगा और नतीजे बड़े सकारात्मक आएंगे और अच्छे मतों से विजयी होंगे। जैसे कि आप ब्रिजेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं, ब्रिजेंद्र सिंह एक रिटायर्ड आईएएस रहे हैं, उनकी जो कार्यप्रणाली है वो एक ईमानदार नेता की है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बीजेपी ने जो उनका टिकट काटा है, वो जनता भी बोलती है ये तो कि वो जनता के बीच में एक्टिव नहीं रहे, इस कारण उन्हें दल बदलना पड़ा इस बार। बीजेपी ने उनका टिकट नहीं काटा। टिकट कटने की अंदेशा थी उनको कि टिकट अब कटेगा। अंदेशा तो कल को कुछ भी हो सकता है। आज हिसार से भी पता नहीं किस किस के नाम चल रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते आज के दिन किसी को मिल गया कट गई, जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती है। तो टिकट उनकी नहीं कटी थी। और हाँ, बीजेपी को जिसने वोट दिया था वो मोदी जी को दिया था। मोदी जी जब रैली में आए थे, अगर आप याद करें, तो अपनी जनसभा में एक सिंगल प्रत्याशी का नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा था, मुझे वोट दो, मैं कमल के फूल पर, कमल के फूल, कमल का फूल लड़ रहे हैं। हाँ बस। प्रत्याशियों को तो उन्होंने उस दिन चुनाव से आउट कर दिया था। ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं हरियाणा में जिनको गांव में एंट्री नहीं मिली थी, लेकिन लाखों से जीते थे। तो लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था। कैंडिडेट तो बहुत पहले ही आउट हो चुके थे। लेकिन हाँ, विजेंद्र सिंह जी हैं, साफ छवि है, अच्छा तजुर्बा है, और जब ये अफसर रहे तब भी इनकी जो कार्यशैली थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब आप ये मानते हैं कि अगर उन पर पार्टी दाव खेलती है कहीं से भी, चाहे हिसार से खेले चाहे सोनीपत से खेले, अच्छा रहेगा? देखिए, अच्छे लोगों को टिकट मिलेगी तो नतीजे अच्छे ही आएंगे। जी जी। हाँ, तो हम तो वेट कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं, हम भी लाइन में हैं, हम भी चाहते हैं कि हमें टिकट मिले, बिल्कुल। नुमाइंदगी का एक हमें मौका मिले। अगर राजनीति में जो भी व्यक्ति एक्टिव है वो चुनाव तो लड़ना चाहता भी है और जीतना भी चाहता है, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, अच्छे लोग आए, अच्छे लोग आएंगे, अच्छा इलेक्शन बनेगा, सकारात्मक नतीजे आएंगे। जी जी। तो जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि भाई लोगों के बीच में रोष है, लोगों के बीच में वो है, लेकिन उसके विपरीत यहाँ पर जो भी, चाहे पूर्व सीएम हो, बीजेपी का कोई भी नेता हो, कार्यकर्ता हो, अब की बार 400 पार, बीजेपी 370 पार, हर एक बूथ पे 370 वोट बढ़ाने का टारगेट दिया गया है। और उसके अलावा आप अगर देखें तो जो नैरेटिव बना दिया है विपक्ष, वो नैरेटिव देने में नाकामयाब रहा। जो नैरेटिव मोदी का है, वो नैरेटिव अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें, जब नीतीश कुमार संयोजक बने, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि उनको जब संयोजक बना दिया जाता, जब उन्होंने अगुवाई की थी इस मोर्चे की, अगर उनको पहले ही संयोजक डिक्लेयर कर दिया जाता तो शायद वो ना जाते। और अगर बना भी देते आप, उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर देते, क्या दिक्कत थी? उनकी सीट तो 10 या 12 ही आनी थी ना। उसके बाद तो कांग्रेस ही मेजर दल होता, तो प्राइम मिनिस्टर तो उसी का बनना था। तो कहाँ इसमें कोई, आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस क्योंकि उस गठबंधन की अगुवा है, उस गठबंधन को नेतृत्व प्रदान कर रही है, तो जिस हिसाब से जो स्ट्रेटेजी बननी चाहिए थी विपक्षी दलों को जोड़ने की, उसमें कहीं कांग्रेस थोड़ा बहुत पीछे रह गई? देखिए, जो अतीत में हो गया, आज हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, ये होता तो वो हो जाता, ये हो जाता। उस तरीके के मेरे ख्याल से समझौते नहीं हो पाए होंगे।
बातें हुई आपस में, सहमति नहीं बनी होगी। तो इसलिए हो सकता है कुछ अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी पार्टी की प्लानिंग्स हैं, वो सहमति नहीं बनी तो वो अलग हो गए। और राहुल जी ने अच्छी मुहिम चलाई थी ये इंडिया अलायंस की, जी जी। और कई स्टेट्स में है। केजरीवाल जी के साथ हुआ है, उधर शिवसेना के साथ हो रहा है, तो कई स्टेट्स में अच्छे नतीजे आएंगे। अच्छा है। और राहुल जी ने सेक्रीफाइस भी किया है, कई अपनी जो पुरानी सीटें थी वो दी हैं गठबंधन को लड़ने के लिए। तो राहुल जी की तरफ से पूरा एक संदेश गया है कि हम विपक्ष को एकजुट रखना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, और भी बड़े नेता हैं, कई लोगों हैं, रणदीप सुरजेवाला हो, या हम किसी की भी बात करें, आपके पिताश्री भी एक वरिष्ठ नेता है, पूर्व गृह मंत्री, वित्त मंत्री रहे, कि जो अब ब्रिजेंद्र सिंह भी आ गए हैं, करण सिंह दलाल है, इस तरह के जो चेहरे जिनके मैंने नाम लिए हैं, अगर उन चेहरों को उतारा जाए तो कांग्रेस हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फाइट दे सकती है, और जीत हार का जो अंतर है वो काफ़ी कम रहने वाला है। अगर ऐसे बड़े नेता चुनाव लड़े तो क्या फ़ायदा होगा, आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। राजनीतिक तजुर्बा थोड़ा सा मेरा कम है, लेकिन जब बड़े चेहरे आएंगे तो चुनाव बनेगा। चुनाव बनेगा तो नतीजे भी अच्छे आएंगे। अब बड़े बड़े चेहरे सब उतर जाएं तो एक पार्टी का भी माहौल बनेगा। जितने विधानसभा के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो एक विधानसभा में 10 हो, इकट्ठे होकर सभी लगेंगे। और जब सभी लगेंगे एक इकट्ठे, जब कांग्रेस एकजुट दिखेगी सभी को कि हाँ विपक्ष एकजुट है, तो लोग अच्छे मतों से आपको विजयी बनाएंगे और चुनाव अच्छा बनेगा। जैसा कि एसआर के भी यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी चल रही है जो कि पहले बॉलीवुड में चलती थी कि शाहरुख खान के लिए होता था, हरियाणा की राजनीति में वो टर्मिनोलॉजी शैलजा, रणदीप, किरण के लिए यूज़ की जाती है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान है। अब पैचअप भी करवा दिया गया, लेकिन वो पैचअप जब तक, अब मान लीजिए आपके लोकसभा इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, अगर 10 की 10 लोकसभा में एक संयुक्त रैली की जाए और ये सारे नेता जो भी हरियाणा कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वो अगर एक मंच पे आए तो क्या एक पॉजिटिव मैसेज नहीं जाएगा जनता के बीच में? ये कब होगा, आप क्या राय मानते हैं? क्या मेरे को लगता है होगा ऐसा कि एक मंच पे सभी आएंगे, सबको आना भी पड़ेगा अपनी स्टेट के लिए। तो मेरे को तो लगता है कि सभी एक मंच पे आएंगे। और वैसे देखिए, जब बड़ा परिवार होता है तो उसमें अलग अलग विचारधाराएं आ जाती हैं। कोई किसी की काम करने की अलग तरीका होता है, किसी का अलग होता है, तो सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। अब जो आपने जो नाम गिनाए हैं सब बड़े नेता हैं, सब अपने तरीके से चल रहे हैं। वोट तो कांग्रेस के ही मांग रहे हैं, वोट तो हाथ के निशान के ही मांग रहे हैं। तो जब सब एकजुट होकर, एक मत होकर स्टेज पे आएंगे तो हरियाणा के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा। जैसा कि आपने कहा कि आएंगे, हम अतीत में चले जाते हैं राजस्थान के चुनाव में, वहाँ पर भी राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में मध्यस्थता करवा के दोनों के हाथ खड़े स्टेज पे करवाए इकट्ठे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी 25 मई को चुनाव है और हरियाणा में वो मुहिम अभी चला दी जाए? देखिए, चलना चाहिए तो अभी चलना चाहिए, वो आपके बात से मैं सहमत हूँ कि जल्दी करना चाहिए, लेकिन वही बात है, बहुत बड़े फैसले हैं। जी। अगर गौरव के हाथ में होगा तो मैं तो आज कर दूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपके पिताश्री से मैंने ये क्वेश्चन किया था कि अगर आज आपको राहुल गांधी ये कह दे कि भाई आपको 10 कैंडिडेट का चुनाव करना है तो आप किन किन लोगों को चुनाव करेंगे, तो वो बोले कि जो बड़े नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, जिनकी पब्लिक में इमेज है, तो मैं डेफिनेटली उन्हीं को ही चूज़ करूँगा। बिल्कुल। तो वही जवाब आप भी दे रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या स्कोर रहेगा, हम हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की बात करें तो आपकी क्या राय है? कि मतलब मैं आपसे कोई डिप्लोमेटिक रिप्लाई नहीं चाहता हूँ, आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के क्या स्कोर रहने वाला है? जैसे पिछली बार 10-0 का स्कोर था, तो इस बार क्या स्कोर रहेगा? हाँ, बीजेपी तो कहती है पिछला स्कोर ही हम रिपीट करेंगे, वो तो संभव ही नहीं है। जी। हाँ, वो तो मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। जिस हिसाब से हम फील्ड में जाते हैं, ग्रास रूट्स पे रहते हैं, धरातल पे लोगों से सुनते हैं, तो वो तो कोई बात ही नहीं है। तो मेरे को लगता है 5-6 सीट तो आज के दिन है ही है, और ये बढ़ेगी, ये कम नहीं होने वाली। मतलब आज की स्थिति में, आज अगर चुनाव हो जाते हैं तो आप ये मानते हैं कि कांग्रेस 5 और बीजेपी 5, या कांग्रेस 6 या बीजेपी 4? हाँ, मतलब अराउंड 50-50 तो है। 50-50। हाँ, लेकिन ये बढ़ेगा जैसे जैसे चुनाव डिक्लेयर होएगा। वही मैं कह रहा हूँ, सारे जब घोड़े मैदान में आएंगे, जब रेस शुरू होएगी, तब और फर्क पड़ेगा। मतलब राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि जो हरियाणा के चुनाव को 25 मई पे ले जाया गया है, उसके लिए भी एक स्ट्रेटजी है कि पहले जो अच्छे, जहाँ पर इनको लग रहा है कि हम 100% 90% सीटें जीतने वाले हैं, वहाँ पर हम काम करके और फिर यहाँ आ जाएंगे। और तब तक कुछ मतलब एक ट्रैवल भी होता है,
चाहे सट्टा बाजार हो, चाहे राजनीतिक पंडित हो, राजनीतिक विश्लेषक हो, वो अनुमान भी लगा देते हैं कि भाई पहले चरण के चुनाव में इतनी सीटें आ रही हैं, तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पर, क्या कहेंगे आप? थोड़ा सा मानसिक अफेक्ट आ सकता है, लेकिन धरातल पे नहीं आएगा। लोग सारे समझदार हैं। जी। अब लास्ट में आएंगे तो क्या करेंगे? भाषण ही देंगे। भाषण ही सुन रहे हैं लोग 9 साल से, 9.5 साल से। तो वो सब लोग जान चुके हैं, उसका कोई ख़ास इफेक्ट आएगा नहीं हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ तो फील्ड तैयार है, कैंडिडेट डिक्लेयर कीजिए, लोग वोट डालने को तैयार हैं कांग्रेस पार्टी को। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, आपने बड़े बेबाकी से हमारे प्रश्नों का जवाब दिया और अपनी राय रखी। थैंक यू जी। वंस अगेन आपके सभी श्रोताओं को मेरी नमस्कार।